नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि दो तरह की होती हैं, एक अनियंत्रित और एक नियंत्रित। दोनों प्रकार की चैन रिएक्शंस हम कर सकते हैं। उनमें से जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो सीधे ब्लास्ट को लीड करती है, इसलिए हम उस रिएक्शन का यूज एटम बम को बनाने में करते हैं। और जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है, क्योंकि वो कंट्रोल में हमारी रहती है, इसलिए उसका यूज हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में, और अच्छे कामों में उससे जो एनर्जी हमको मिलती है उसका हम अच्छे कामों में यूज करते हैं। लेकिन आपने लास्ट क्लास में देखा कि कौन कौन से इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन कराने में, और उन प्रॉब्लम्स का रिमूवल कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि हम लोग डिफिकल्टीज समझ गए हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर्स की चैन रिएक्शन करवाने में डिफिकल्टीज क्या आती हैं और उनका रिमूवल कैसे करते हैं। जब हम ये दोनों चीज समझ जाते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आप न्यूक्लियर रिएक्टर को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होगी, नाभिकीय विखंडन की होगी, श्रृंखला अभिक्रिया होगी और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन इसमें होगी। और इससे जो भी एनर्जी हमको मिलेगी वो एनर्जी का हम इस्तेमाल अपने अच्छे कामों में करेंगे, बिजली बनाने में करेंगे, और भी जो हमारे यूजेस होंगे वहां पर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ये उसका एक फिगर है जो कि आपके सामने पहले से ही हमने बना के रखा है ताकि आपका टाइम बचा सकें हम। तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए इसमें क्या क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। ये इसमें कितने पार्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस तरह से वर्क करता है ये हम आपको बताएंगे। तो इसके पार्ट्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसकी वर्किंग भी हम आपको बताएंगे कैसे करता है। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करना रहेगा, और वो छोटा सा होमवर्क ये है कि आपको इसके नोट्स खुद तैयार करने हैं। सारे पार्ट्स हम क्लियर कर देंगे, सारी वर्किंग हम क्लियर कर देंगे, लिखावट आपको करनी है अपने घर में, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि इसमें सबसे अंदर ये जो बना होता है ये स्टील की इसमें कोर बनी होती है। देखिए ये जो मैं इसको डबल कर रहा हूं यहां लाइन से, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये जो चीज अंदर एक आयताकार या जो कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं, देखो यहां पर मैंने इसका लिखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टील की कोर। ये स्टील का बना होता है और थिक वॉल का बना होता है, बहुत मोटी दीवार का। तो स्टील हार्ड मटेरियल है, उसका बना रहता है और बड़ी मोटी दीवार का ये बना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो ये चीज स्टील की कोर होती है। ये बहुत हार्ड मटेरियल स्टील की और मोटी दीवार की बनी रहती है ताकि इसके अंदर का जो लीकेज है, रेडिएशन का जो लीकेज है या रेडिएशन है वो बाहर नहीं आना चाहिए। और पूरा का पूरा रिएक्शन क्योंकि इसी स्टील कोर के अंदर होनी है, इसलिए इसको हम बड़ी मोटी दीवार का बनाते हैं। जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन रिएक्शन होगा नाभिकीय विखंडन का, वो इस कोर के भीतर ही होना है इसको। तो ये हमने स्टील का कोर बनाया। स्टील के कोर के अंदर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन हम यूरेनियम 235 में कराते हैं, तो उसके लिए हमको उसके भीतर यूरेनियम चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये चीजें, ये वाली छड़ें आपको दिख रही हैं, ये वाली जो छड़ें हमने बनाई हैं ये हमने इसके अंदर फ्यूल रॉड्स रखी हुई हैं। फ्यूल रॉड्स जिसे ईंधन कहते हैं। जैसे आप गैस में खाना बनाते हैं तो उसके लिए ईंधन क्या होता है, एलपीजी। आप अगर चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसके लिए ईंधन लकड़ियां, ठीक है। तो ये ऐसे ही इसमें जो जलने का काम करेगा, जो एनर्जी क्रिएट करेगा वो होगा फ्यूल रॉड्स, जो कि यूरेनियम 235 की रॉड लगाई जाती है इसमें, और इसे क्या बोला जाता है, ईंधन बोलते हैं हम। तो ये वो रॉड्स लगी हुई हैं।
ये यूरेनियम की छड़ें होती हैं, इनसे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये न्यूट्रॉन्स निकल करके, ये न्यूट्रॉन्स इससे निकलेंगे, इसमें टकराएंगे, इसके न्यूट्रॉन इसमें टकराएंगे, फिर इससे इसमें एक दूसरे के न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और एक दूसरे के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे जाकर के। तो उनके न्यूक्लियस का विखंडन करेंगे और विखंडन करने से नाभिकीय विखंडन की एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये वो ईंधन की छड़ें हैं, फ्यूल रॉड्स हैं। जब यहां न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स एक रॉड से निकलकर दूसरी रॉड में जाएंगे, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे और इसके न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, इसके निकलने वाले न्यूट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन अचानक से बहुत ज्यादा मत हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन और हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिएक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि बहुत हीट जनरेट होगी और ब्लास्ट हो सकता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हमको कंट्रोल रिएक्शन रखना है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने, आप देखिए यहां पर कुछ छड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये रॉड्स यहां पर लगाई गई हैं, ये वाली रॉड्स जो आप देख रहे होंगे। तो ये रॉड्स जो होती हैं कैडमियम की बनी होती हैं रॉड्स, और जब हम देखते हैं कि इसके न्यूट्रॉन्स इसमें, इसके न्यूट्रॉन्स इसमें, बड़ी तेजी से हिट करना शुरू कर दिया है उन्होंने, रिएक्शन अचानक से बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये रॉड्स में ऐसा एक अरेंजमेंट बनाते हैं कि जब रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये रॉड्स को हम अंदर दबा देते हैं इनको। तो ये रॉड्स को जब अंदर ऐसा दबा दिया जाता है तो ये सारी की सारी रॉड्स आती हैं और ये बीच में ऐसा सेट हो जाती हैं। अब जब बीच में सेट हो जाएंगी इस तरह से, तो एक यूरेनियम यहां है, एक यूरेनियम यहां है। जब ये रॉड्स बीच में सेट हो जाएंगी तो अब इससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो दूसरे यूरेनियम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे लेकिन दूसरे यूरेनियम तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो अभिक्रिया कंट्रोल में आ जाएगी हमारे। अभिक्रिया थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, और जब हम देखेंगे कि रिएक्शन स्लो हो गया है हम फिर से रॉड्स को बाहर खींच लेंगे। ये सब कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं सारे ये, इसके लिए किसी को जाकर के ऐसा दबाना पड़ता है ऐसा नहीं है, वो सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड रहते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और कि हमको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है या रिएक्शन का रेट घट रहा है। तो हमको ऐसे पता लगेगा कि इसमें ये जो कोर है इसमें हम थर्मामीटर लगा के रखते हैं। थर्मामीटर, अगर उसके अंदर रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो रहा होगा, रिएक्शन का रेट अगर बढ़ रहा होगा तो हमको पता लग जाएगा। कैसे? रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, ये कोर गर्म हो जाएगी, कोर गर्म हो जाएगी तो थर्मामीटर हमको बताएगा, और एक डेफिनिट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर उस विशेष ताप से ज्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शंस अंदर में बहुत तेज हो रही हैं, तो हमको रिएक्शंस को क्या करना चाहिए, धीमा करना चाहिए। तो हम वो कर लेंगे, रॉड्स को अंदर ढकेल देंगे, और जब रॉड्स ये अंदर जाएंगी तो ये एक यूरेनियम से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को दूसरे यूरेनियम रॉड्स तक नहीं पहुंचने देंगी, फ्यूल रॉड्स तक नहीं पहुंचने देंगी, और जब न्यूट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे तो विखंडन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इन रॉड्स का नाम क्या रखा हमने, देखिए ये वाली जो रॉड लगी हुई है, ये वाली, तो ये 1 2 3 हमने यहां लगाई हुई है। इन रॉड्स का देखिए नाम रखा गया कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रक छड़ें। ये रिएक्शंस को, कोर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या कर देती हैं, कंट्रोल करती हैं। काहे की बनी होती हैं ये, कैडमियम की बनी रहेंगी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, इसके लिए किसी आदमी को जाकर ऐसा ढकेलना नहीं पड़ता उसको। ओके, और ये कैसे आपको पता लगेगा कि स्टील कोर के अंदर, या स्टील की कोर जो है ना, इसी को आप भट्ठी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ इसके भीतर हो रहा है, तो इसको आप भट्ठी भी बोल सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि रिएक्शंस अंदर में इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, रिएक्शन का रेट 1 से ज्यादा जा रहा है, उसमें थर्मामीटर लगे रहेंगे, वो हमको टेम्परेचर बताते रहते हैं, और एक निश्चित टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट
रिएक्शंस इनसाइड द स्टील कोर आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं, और उस सिचुएशन पर कंप्यूटर से आपको इनको कंट्रोल रॉड्स को अंदर दबाना है। ओके, इसके बाद भी ये जो हमारी कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो कि कैडमियम की बनी हुई है, कभी कभार ऐसा हो जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि रिएक्टर हमने चलाया, रिएक्टर चल रहा है, ये कंट्रोल रॉड्स को हमने बाहर निकाला ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, बाहर निकाल दिया, इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, हमने देखा थोड़ी देर में बहुत ज्यादा रिएक्शन से स्टार्ट हो गए हैं, थर्मामीटर हमको टेम्परेचर एक डेफिनिट टेम्परेचर से ऊपर बताने लगा। अब हमको क्या कर देना चाहिए उस वक्त, डेफिनिट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर आ गया, अब हमको क्या कर देना चाहिए उस समय, हमको करना यह चाहिए कि कंट्रोल रॉड्स को नीचे कंप्यूटर से दबा देना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे दबाना चाहिए तो हम उनको दबाने जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारी ये कंट्रोल रॉड्स कहीं फंस गई हैं। अब मशीन के अंदर तो किसी का जोर नहीं है ना, मशीन तो खराब भी हो सकती है कभी, तो हमारी मशीन खराब हो गई है और ये रॉड्स अंदर नहीं जा रही हैं। अब अगर ये रॉड्स अंदर नहीं जा रही हैं तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रिएक्शंस रुकेंगी नहीं, और अगर रिएक्शंस रुकी नहीं तो अनकंट्रोल हो जाएगा और ब्लास्ट होगा ही होगा, फिर तो ब्लास्ट होगा तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कंट्रोल रॉड्स के अलावा एक और सुरक्षा हम यूज करते हैं, एक और सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जो यूरेनियम की छड़ें हमारी रहती हैं, ये जो आप देख रहे हैं यूरेनियम की रॉड्स, जिसे आप फ्यूल रॉड्स भी बोल रहे हैं, इन फ्यूल रॉड्स के ऊपर साइड में, इन सभी फ्यूल रॉड्स, जितनी फ्यूल रॉड्स डालते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में डालते हैं, और इनके ऊपर साइड में ऐसा लेड के बने हुए पाइप लगे रहते हैं, पाइप्स, जैसे ये फ्यूल रॉड्स लगी हुई है और ऊपर में उसके लेड के बना हुआ ऐसा ये पाइप लटका रहता है, जिसे हम बोलते हैं, देखो ये पाइप बने हुए 1 2 3 4, क्योंकि हमने फ्यूल रॉड्स भी यहां पर 4 शो की हैं, तो 4 ही हमने क्या लगाया है, पाइप। ये देखो शो करते हैं पाइप्स को, सुरक्षा छड़ें कहते हैं, सेफ्टी ट्यूब्स होते हैं, ये काहे के बने होते हैं, पीबी लेड के बने रहते हैं ये। तो इनका क्या काम होता है, इनका काम तभी आता है जब कभी हमारी कैडमियम की जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, अगर वो किसी भी तरह से खराब हो गई हैं, कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं, कोर के अंदर में रिएक्शन बहुत स्पीड में बढ़ चुका है और हम देख रहे हैं कि कहीं ये रिएक्शन अनकंट्रोल ना हो जाए, उस वक्त ये आपकी लगी है फ्यूल रॉड्स यूरेनियम की, उस वक्त फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। उनको भी, वो भी कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, ये पाइप ऐसा ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन जैसे मैं देखा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है और हमारी जो नियंत्रक छड़ें हैं वो खराब हो चुकी हैं, तो उस वक्त इनका इस्तेमाल होता है, हम इनको छोड़ देते हैं, ऊपर से छोड़ देते हैं, तो ये आके पूरा ऐसे ढक लेते हैं इसको। जैसे ही इन्होंने ढका तो पूरी यूरेनियम की रॉड ढक गई। अब इससे जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब वो कहां पड़ेंगे, इस ट्यूब में पड़ेंगे। ट्यूब काहे की बनी है, लेड की बनी हुई है, और लेड न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो लेड पूरी तरीके से जो न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा जितने भी यहां पर फ्यूल रॉड्स लगी हैं, सब में एक साथ ये काम कर देंगे। तो सेफ्टी के लिए हमने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहली, कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया है, ये क्या करेंगे, रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे। और अगर कभी ऐसा हुआ फ्यूचर में कि ये खराब हो गए, तो उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव रखते हैं, और वो अल्टरनेटिव हमारा है सेफ्टी ट्यूब्स। ये रिएक्शन को बिल्कुल बंद ही कर देंगे जाके, क्योंकि पूरी की पूरी यूरेनियम रॉड को ढक लिया करेंगे, और जब यूरेनियम रॉड ढक जाएगी तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, लेकिन अभी न्यूट्रॉन लेड में पड़कर क्या हो जा रहे होंगे, अवशोषित हो जा रहे होंगे, तो न्यूट्रॉन्स का बाहर आना बंद हो जाएगा और रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर उनको ठीक करेंगे, जैसा भी आगे का काम हमारा होगा उनको ठीक करेंगे, और इसके बाद फिर उसको ऑपरेट करेंगे मशीन को। लेकिन सुरक्षा बहुत चाहिए, सेफ्टी रहनी चाहिए, वहां पर जो आसपास लोग काम करते हैं उनकी बहुत सुरक्षा चाहिए हमको, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन का जो लीकेज होता है ये बॉडी को डैमेज कर सकता है।
इसलिए पहली बात तो इसको स्टील का बनाया जाता है, बड़ी मोटी दीवार का इसको बनाते हैं स्टील का। दूसरी चीज, इतना सा जो पोर्शन रहता है, इस पोर्शन को कंक्रीट के अंदर रखते हैं और कंक्रीट की ये 1 मीटर मोटी दीवार बनाते हैं। जैसे आप अपने घरों की दीवार बनाते हैं 5 इंच, 10 इंच, 15 इंच ऐसी दीवार घरों की बनाते हैं ईंटे से, ऐसे ही इसकी जो दीवार बनाई जाती है ये इंच में नहीं, सीधे मीटर में बनाई जाती है। 1 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार जमाई जाती है, पूरा डोम गुंबद जैसे बनाया जाता है इसका। क्यों? क्योंकि वहां से रेडिएशन का एक भी हिस्सा लीक होकर बाहर नहीं आना चाहिए और किसी इंसान की बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं। और उन वर्कर्स के लिए भी इतनी सेफ्टी के बाद भी, वो जो वर्कर वहां पर काम करते हैं, जो वर्कमैन वहां पर वर्क करते हैं, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, उनका एक वर्दी होती है जिसे आप बोलते हैं। तो वो यूनिफॉर्म पहन करके, वो यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, पूरा ग्लव्स, शूज, पूरा सर से ढका हुआ। जैसे कोविड-19 में आप देख रहे हैं इस समय डॉक्टर लोग किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, तो उनकी ड्रेस लेड की या और ऐसे मटेरियल की बनी रहती है कि अगर कोई न्यूट्रॉन आता है या कोई बैड रेडिएशन आता है तो वो उनकी यूनिफॉर्म में पड़े और एब्जॉर्ब हो जाएगा, उनकी बॉडी तक वो नहीं पहुंचने पाएगा। तो यूनिफॉर्म भी उनको ऐसा दिया जाता है कि उनको सेफ्टी बनी रहे। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, फिर से एक बार, ये क्या बनी हुई है बताइए अगर आप समझ गए हैं तो। ये स्टील का कोर बना हुआ है और बहुत मोटी दीवार का होगा और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, भट्ठी, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन इसके अंदर ही होना है। अच्छा, इसके बाद ये क्या लगी हुई है, ये वाली चीजें, ये फ्यूल रोड्स लगी हुई हैं, काहे की बनी होती हैं, यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप इसमें लगा होता है। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि फ्यूल रोड्स कैसे बनाई जाती हैं और उनमें कई सारी फ्यूल रोड्स को इकट्ठे जोड़ देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो फ्यूल रोड्स इसमें लगाई जाती हैं, इन्हीं से न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, न्यूक्लियस तोड़ेंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या लगी हुई है, ये जो बीच में ये कंट्रोल रोड्स लगी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, कैडमियम की बनी होती है। इनका काम क्या होता है ना, इसका काम ये रिएक्टर के भीतर होने वाले रिएक्शन को कंट्रोल करना इसका काम है, तभी इनका नाम क्या है, कंट्रोल रॉड्स। और अगर कभी ये डैमेज हो गई, कभी खराब हो गई, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चल रही हैं, तो उस समय हमारी सुरक्षा के लिए क्या होगा, उस समय हमारी सुरक्षा के लिए सेफ्टी ट्यूब्स हमने लगाई हुई हैं। क्या करेंगे, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये सारी की सारी ट्यूब्स एक साथ जाएंगी और किसको ढक देंगी, यूरेनियम का जो फ्यूल रोड्स लगी हुई हैं उनको पूरी तरह से ऐसे ढक लेंगे जाके। जब ढक देंगी तो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। काहे की बनी होती हैं ये लेड की बनी होती हैं। तो हर एक के साथ में जो भी पार्ट यहाँ पर है, हर एक के साथ में 2 कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं। पहला, वो किस चीज का बना है, दूसरा उसका वर्क फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या कार्य करेगा, ये चीज आपको सबके साथ याद करना है। आप चाहे नंबर वाइज जब आप इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, जब इसका नोट बनाइएगा तो नंबर वाइज इसका नोट बनाइएगा आप। कैसे, सबसे नंबर 1 पे किसको हमने लिखा, नंबर 1 पे हमने क्या लिखा, स्टील कोर। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा, फ्यूल रॉड्स, ठीक है। नंबर 3 पे हमने क्या लिखा, कैडमियम की कंट्रोल रॉड्स। और 4th नंबर पे क्या लिखेंगे, सेफ्टी ट्यूब्स। अब देखिए इतने पार्ट्स बना करके 1 बाय 1 हम उनको लिखते जाएंगे। नंबर 1 हमने हेडिंग बनाई स्टील कोर, इसके बारे में जो भी आपने समझा है इसको नोट कर देना है। 2 लाइन बनेगी, 1 लाइन बनेगी, 2 लाइन बनेगी, 3 लाइन बनेगी, बना दो, नोट कर दो। कुछ अलग से आपको कहीं नहीं देखने जाना है, जो आपने समझा, जो आपको पता लगा वही उसमें नोट कर दो। फिर 1 लाइन छोड़ा, दूसरा नंबर डाला, 2 नंबर पे हमने क्या लिखा, हेडिंग डाली ईंधन। तो अब ईंधन के बारे में लिख दिया कि नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन यूज होता है वो यूरेनियम का 235 वाला समस्थानिक यूज करते हैं, आइसोटोप यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, बस हो गया। 1 लाइन 2 लाइन जो बनती है वो आप बना लो, ऐसे पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ओके, इसके बाद और आगे चलते हैं। ये जो हमारा स्टील का कोर बना होता है, इसके आसपास ये ऐसे जगह बनी रहती है, जैकेट बनी होती है इसके आसपास,
जिसमें ऐसा ये देखो जगह बनी हुई है, इधर से भी और इधर से भी ऐसा जगह बनी हुई है। तो यहां पर से हम ऐसा पानी भेजते हैं, लिक्विड भेजते हैं, और उस लिक्विड को, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, मंदक का काम देख लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। ये मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं? देखो, मॉडरेटर के लिए हम हैवी वाटर, जिसे आप भारी जल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, या इसकी जगह लिक्विड ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी बच्चों को याद होगा, लास्ट क्लास में आपको बताया गया भारी जल क्यों प्रयोग करेंगे। भारी जल इसलिए प्रयोग करेंगे, इसमें भारी जल भरा रहता है, इस वजह से क्योंकि यूरेनियम के क्षणों से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से जब ये न्यूट्रॉन्स निकल करके सामने वाली रॉड से टकराते हैं तो उसके न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं तोड़ते हैं? लास्ट क्लास में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये जब सामने की यूरेनियम रॉड से टकराते हैं तो उसके न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर पाते, उसके न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाते। तो हम क्या चाहते हैं कि उनकी स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें। उनकी स्पीड कम करने के लिए हमने यहां पर क्या भर दिया है, मंदक का इस्तेमाल किया है। और मंदक के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? भारी जल का या लिक्विड ग्रेफाइट का हम प्रयोग करते हैं, हैवी वाटर या लिक्विड ग्रेफाइट। तो जब इससे यूरेनियम से जो निकलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं। वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन आते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको क्या मिलता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर के जो एटम होते हैं उनसे टकराता है और टकरा करके स्पीड उसकी एक्सचेंज हो जाती है। तो न्यूट्रॉन को कौन सी स्पीड मिल जाती है, हैवी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उनके एटम की, और उनके एटम को मिल जाती है न्यूट्रॉन वाली स्पीड मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रॉन को हम क्या कर पाते हैं, इसकी स्पीड को इतना कर लेते हैं ताकि यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ने में कैपेबल हो सके वो। तो ये काम किसका है, मंदक का। तो ये पूरा मंदक यहां पर हम भर ही देते हैं सीधे। बात समझ में आ गई ये वाली? अच्छा, इसके बाद ये जो अगल बगल कोर के ये जगह बनी हुई है, एक जैकेट बना हुआ है, इसमें एक तरफ से ये पंप लगाया है हमने। ये दो जगह इस तरीके का फिगर आपको दिखेगा, तो ये हमने यहां पर पंप लगाया है। पंप क्या करेगा, यहां से लिक्विड को ऐसा भेजेगा। जब लिक्विड यहां से ऐसा जाएगा तो थोड़ा लिक्विड इधर से, थोड़ा लिक्विड इधर से, और दोनों तरफ से ऐसा लिक्विड आएगा, और फिर यहां से हम इस लिक्विड को निकाल देंगे। नहीं तो अगर हम पंप नहीं लगाएंगे तो लिक्विड अपने आप ऊपर तो नहीं चढ़ता ना। लिक्विड का तो हमेशा एक ही टारगेट है, हाई लेवल टू लो लेवल। वो तो हाई लेवल से लो लेवल जाता है, लो से हाई क्यों जाएगा? तो जब भी लिक्विड को हम लो लेवल से हाई लेवल पहुंचाना होता है, देन वी यूज द पंप। ओके, रोज सुबह आप अपने घर की छत की टंकी भरते हैं पानी की, तो उसके लिए एक पंप यूज करते हैं और उस पंप से ऐसा पानी ऊपर पहुंचा देते हैं। अदरवाइज लिक्विड हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में जाता है। और यहां से हम जो लिक्विड भेजते हैं, इस लिक्विड का नाम रखते हैं कूलेंट। हिंदी में इसको बोला जाता है शीतलक। क्यों ये शीतलक इसका नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हीट निकलना शुरू होती है। हीट निकलना शुरू होती है तो जो ये स्टील का कोर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर हम इसका कुछ अरेंज नहीं करेंगे तो ये स्टील का कोर बहुत ज्यादा गर्म होगा और गर्म होकर के गल भी सकता है। अगर इसका टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हो गया तो ये गल भी सकता है, डैमेज हो सकती हैं चीजें। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको क्या करते रहें, बीच बीच में हम इसको ठंडा करते रहें। जैसे आप देखते हो, आप अपने यहाँ इंजन अगर चलाते हैं तो उसमें एक तरफ से नली से पानी अंदर जाता है उसके, और दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर निकलता है। किसी को याद है ऐसा होता है ना? हाँ, तो उसके लिए हमको इस कोर को ठंडा करने की जरूरत है। दूसरी चीज ठंडा करने की जरूरत है, दूसरी चीज कि इसके अंदर जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, हमने देखा था कि एक न्यूक्लियस टूटता है तो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो वो जो एनर्जी निकल रही है वो हीट की फॉर्म में है। उसने कोर को गर्म कर दिया है। अब उस हीट को हम बाहर कैसे ला सकते हैं? वो वाली जो हीट होगी उसको हम बाहर कैसे ला सकते हैं? तो उसको हम बाहर हीट एक्सचेंज करके ला सकते हैं।
उसके लिए हम एक फिनोमिना यूज करते हैं, दैट इज हीट एक्सचेंजर। इसलिए दो काम इसके। पहला काम देखिए कूलेंट का क्या है, शीतलक एक लिक्विड होता है, शीतलक के लिए कौन से लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं या प्रेशराइज्ड वाटर का यूज करते हैं। पानी को हाई प्रेशर पर भेजते हैं यहां से। फिर से एक बार देखो, ये क्या लगा हुआ है, पंप। ये पंप किसको यहां से भेजेगा, जिसको भेजेगा उसका नाम क्या होगा, शीतलक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, उसको कूलेंट बोला जाएगा। इस कूलेंट के लिए हम किन चीजों का यूज करते हैं, ये कूलेंट के लिए या तो हम लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं या तो हम पानी का यूज करते हैं, लेकिन फिर उसको हाई प्रेशर पर यूज करते हैं। हाई प्रेशर पर पानी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो वाटर हमारा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके उबलने का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और उतने में वो भाप बनकर ऐसा उड़ जाएगा, स्टीम बन जाएगी उसकी। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी स्टीम मत बने, इसलिए हम बहुत हाई प्रेशर पर वाटर को रख के यहां से भेजते हैं। क्योंकि जब देखिए आपने क्लास 11th में जब हीट आप पढ़ते हैं, जब क्लास 11th में आपने हीट पढ़ा, ऊष्मा का चैप्टर पढ़ा, तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिली थी कि नॉर्मल वाटर को जब आप भगोने पे या किसी भी अपने पॉट पे, वेसल पे रख कर उसको बर्नर से गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर रहता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है, उसकी एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर हम उसके ऊपर का दाब 2 एटमॉस्फेयर कर दें, 2 एटमॉस्फेयर, तो अब आपको मालूम है 100 डिग्री तक गर्म करोगे एवेपोरेट नहीं होगा वो, और ज्यादा टेम्परेचर आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी स्टीम बनेगी। 100 डिग्री ताप पर स्टीम नहीं बनेगी और 100 डिग्री ताप पर वो खौलना, उबलना प्रारंभ नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया। अब अगर बहुत ज्यादा हाई कर देंगे तो ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो नॉर्मल वाटर कितने पर भाप बन के उड़ जाता है, 100 पर, और नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर पर नॉर्मल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन हमने इसका प्रेशर कैसा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया कि 100 पर तो ये भाप बनेगा ही नहीं। कहां तक रोक के रखेगा, 700, 800, 900 डिग्री तक इसकी भाप नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जरा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होने पर नॉर्मल वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बनना प्रारंभ कर देगा, 100। प्रेशर हमने 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो अब 100 से बढ़कर और ज्यादा टेम्परेचर पर भाप बनेगा, 100 पर भाप नहीं बन पाएगा। लेकिन हमने जो यहां से लिक्विड भेजा वो वाटर ही भेजा, नॉर्मल वाटर भेजा, लेकिन प्रेशराइज्ड वाटर भेजा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर उसका करके भेजा। अब हाई प्रेशर करके भेजने पर हमें क्या फायदा मिलेगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर अगर वो गर्म भी हो गया तो वो भाप नहीं बनेगा, पानी रहेगा। समझ आ गया। और इतना ज्यादा प्रेशर हमने कर दिया कि जब ये यहां जाएगा तो इसका टेम्परेचर 700, 800 डिग्री हो जाएगा और उस समय तक भी ये अपने आप को भाप बनने से रोक के रखेगा, भाप नहीं बनेगा। तो कूलेंट के 2 काम होंगे। एक तो जब ये यहां से हम पंप करेंगे तेजी से, ये यहां से ऐसा आएगा, थोड़ा इधर से चल के ऐसे चला जाएगा, थोड़ा इधर से चल के ऐसे चला जाएगा। तो जब ये दीवारों को टच करता हुआ जाएगा, दीवारों को, कोर की दीवारों को क्या करेगा, टच करेगा, तो एक तो इसके अंदर रिएक्शन होने की वजह से कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो उसको क्या कर दिया करेगा, ठंडा कर देगा, उसका टेम्परेचर कम कर देगा। दूसरा क्या काम करेगा, क्योंकि कोर का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा, वो ठंडा भेजा गया है। तो ध्यान से सुनना, कोर का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा। ये जो कूलेंट भेजा इसका टेम्परेचर कैसा है, इसके रिस्पेक्ट में कम है। तो एक तो भट्टी को ठंडा करने का काम करेगा क्योंकि इससे टच होके चलेगा। दूसरा इसका काम क्या होगा कि इसके अंदर की हीट जो होगी वो इस लिक्विड को मिल जाएगी। समझ आ रहा है आपको, वो हीट लिक्विड निकाल लेगा, ऊष्मा
किधर से किधर चलती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। भट्ठी का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा, और जो कूलेंट आया इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है। तो हीट कहां से कहां जाएगी, कूलेंट से भट्ठी के भीतर जाएगी या भट्ठी से कूलेंट में जाना स्टार्ट कर देगी, भट्ठी से कूलेंट में जाना स्टार्ट कर देगी। तो कूलेंट ने दो काम किए, कौन कौन से काम किए बताइए। पहला क्या काम किया, स्टील की कोर को उसको ठंडा करने का काम, उसका टेम्परेचर कम करने का काम किया। ठंडा तो नहीं कर पाएगी, टेम्परेचर कम करने का काम किया। दूसरा काम क्या किया, कोर के अंदर की जो हीट थी वो इसने निकाल के ले लिया। बात समझ में आ गई। और वो वाला पानी फिर यहां से जाएगा, या लिक्विड सोडियम या प्रेशराइज्ड वाटर, वो यहां से फिर हम ऐसा निकाल लेंगे। यहां पर जब वो लिक्विड सोडियम या प्रेशराइज्ड वाटर पहुंचता है तो यहां पर जाकर उसका टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, ऐसा टेम्परेचर उसका होता है। अब आपसे ये कोई पूछ सकता है कि यहां पर स्टीम जा रही है कि लिक्विड जा रहा है, क्योंकि उसका इतना टेम्परेचर है। तो यहां से जब ये लिक्विड भेजा आपने, इसने हीट ले लिया, ये गर्म हो गया, तो गर्म होकर यहां से भाप जा रही है कि अभी भी लिक्विड जा रही है। आंसर है अभी भी लिक्विड जा रहा है, अभी भी प्रेशराइज्ड वाटर ही जा रहा है। क्यों, हमने इतना हाई प्रेशर कर दिया है कि 600, 700, 800 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी वो भाप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये लिक्विड का लिक्विड ही है अभी, और ये लिक्विड यहां से आगे चला, आगे चल करके इसमें एक यहां पर एक टैंक बना हुआ है, देखिए ये एक बड़ा सा टैंक बना हुआ है, और इस टैंक में ये जो यहां पर आसपास भरा हुआ है, ये अब नॉर्मल वाटर हमने भरा है। नॉर्मल वाटर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है, ना वाटर को प्रेशराइज्ड किया है। यहां भी एक पंप लगा है, यहां से भेजते हैं तो कौन सा पानी भेजते हैं, नॉर्मल वाटर अब भेजते हैं। तो ये एक टैंक बना होता है, और उस टैंक में से ये ऐसा जिग-जैग, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हम बना देते हैं। इसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते हैं ताकि यहां से जो लिक्विड आएगा, जिसका टेम्परेचर 600-800 डिग्री सेल्सियस का है, वो लिक्विड ऐसे 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 खूब घुमाएंगे हम उसको। अगर हम सीधा पाइप ऐसा लगा देते तो यहां से लिक्विड आता, एकदम धड़ से नीचे गिर जाता। बात समझ रहे हैं। अगर एक सीधा पाइप आप लगा देते तो ऊपर से ऐसा लिक्विड यहां से आता, और जैसे उसको सीधा पाइप मिलता धड़ से गिर जाता वो। लेकिन यहां पर हम उसको धड़ से गिरने नहीं देते, हम उसको ऐसा ऐसा खूब घुमाते हैं उसको अच्छे से। खूब अच्छे से घुमाने से क्या फायदा मिलता है, खूब अच्छे से घुमाने से यह फायदा मिलता है कि इसकी दीवारें बहुत गर्म रहती हैं। ये जो इसकी वॉल बनी हुई है ये बहुत गर्म रहती हैं। और याद रहे, ये जो आपका टैंक बना हुआ है, इस टैंक में अंदर का ये लिक्विड और बाहर जो ये नॉर्मल वाटर भरा है, इसको मिलने नहीं देते हम, इसको हम मिलने नहीं देते। एक टैंक इतना बड़ा बना है और उसके भीतर एक जिग-जैग पाइप ऐसा लगा हुआ है। ये जो लिक्विड 600-800 डिग्री वाला आ रहा है, ये लिक्विड इसी के भीतर टहलता रहेगा, टहल टहल के फिर यहां पर पहुंच जाएगा। जब यहां पर पहुंचेगा, लेकिन उसकी जो हीट है, जो कि इतना गर्म है 600-800 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसकी जो दीवारें हैं ना, इनका टेम्परेचर भी उतना ही पहुंच जाता है, 500, 400, 600, इन दीवारों का टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है। और उसके बाद जब तक ये नीचे आता है तब तक इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होकर बचा 200 बचा, फिर ये पंप लगा है। जैसे ये लिक्विड यहां पर आया, ये पंप लगा है, उसको फिर इसने भेज दिया। तो यहां पर इसने क्या किया था, यहां से हाई प्रेशर पर गया, स्टील की कोर से यानी कि भट्ठी से इसने क्या किया, हीट ली, हीट लेकर यहां पर ऐसे आया, हीट ली, और यहां पर इसकी दीवारें कैसी हो गई, बहुत गर्म। और यहां से हमने क्या भेजा है, नॉर्मल वाटर। वो हीट किसने ले ली, टंकी में भरे हुए, टैंक में भरे हुए वाटर ने हीट ले ली। जब वो हीट वाटर को मिल गई तो ये अंदर वाला लिक्विड कैसा हो गया, ठंडा हो गया। अब ये फिर जा रहा है क्या करने, हीट लेने। यहां से हीट लाता है और यहां टैंक में जो पानी आया उसको हीट दे जाता है, यही काम इसका। और जैसे ही यहां पर पहुंचा, ये पंप फिर तैयार है,
ये पंप ने बेचारे को फिर धड़ से भेज दिया कि जाओ हीट लेके आओ। ये जाएगा स्टील कोर से हीट लेगा, हीट लेके फिर 600-800 पे आएगा, यहां आके खूब घूमेगा, घूम घूम के दीवारें क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और उसके अगल बगल क्या भरता है, उसके अगल बगल हमने भर दिया है नॉर्मल वाटर, लगातार फ्लो करते रहते, नॉर्मल वाटर लगातार फ्लो करते रहते हैं। तो इसकी जो हीट होती है वो कौन ले लेता है, इसकी जो हीट है अंदर वाली ये कौन ले लेता है, ये वाटर। और ये कैसा वाटर है, ये तो नॉर्मल वाटर है, ये तो 100 डिग्री पर ही क्या बन जाता है, भाप। और जबकि यहां से जो आ रहा है ये कितने डिग्री का है, ये तो 600 डिग्री का है, इसकी दीवारें 600-500 डिग्री गर्म है। और ये जो पानी यहां से भेजा ये तो 100 डिग्री होने पर भी वेपर बन जाती है, इसकी भाप बन जाती है। तो 400, 500, 600 डिग्री पर तो 1 मिनट नहीं रुकेगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एक गर्म तवा होता है और गर्म तवे पर पानी की एक बूंद आप डालो, पानी की बूंद आपको नहीं दिखती, एकदम गर्म तवा, रोटियां बन के आई हो, एकदम गर्म तवे पे पानी का एक ऐसा ड्रॉप लीजिए, आप डालोगे आप देख भी नहीं पाओगे, ऐसा बड़ी जोर से उसकी वेपर बन जाती है। तो इस तरीके से यहां पानी नहीं रुकेगा, इस टैंक में पानी नहीं रुकेगा। जैसे ही पानी जाएगा धड़ से उसकी क्या बन जाया करेगी, भाप बन जाएगी, स्टीम। और वो स्टीम को फिर हम यहां से ऐसा ले लेंगे। तो यहां पर क्या जा रही है, भाप, यहां पर क्या जा रहा था, लिक्विड, यहां पर क्या जा रही है, स्टीम जा रही है। वो स्टीम ऐसा जाएगी और उसको एक पाइप ले जाकर यहां पर हमने एक टरबाइन लगा दी, अपनी टरबाइन, पंखी लगा दी तो स्टीम जाएगी। और ये ऐसे पंखी लगी हुई है, जैसे स्टीम ऐसे आती है ये ऐसे पंखी पर पड़ती है, पंखी पर पड़ती है, पंखी घूमना शुरू हो गई। अब ये टरबाइन घूमना शुरू हो गई, टरबाइन चलने लगी, बड़ी तेज ऐसा नाचने लगी है। जब ऐसा घूमेगी तो इसके साथ एक शाफ्ट लगा के रखा है, शाफ्ट से हमने एक जनरेटर जोड़ के रखा है। जनरेटर का ये आर्मेचर कॉइल, जनरेटर की कॉइल लगा के रखी है, आर्मेचर कुंडली, उसके अगल बगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट लगाए हुए हमने। तो टरबाइन चलेगी, टरबाइन से कॉइल घूमेगी जनरेटर की कॉइल घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र लगे हैं, बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई? तो जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन कहां का होता है, मेन फंक्शन तो बस स्टील की कोर के अंदर है। और इसको क्या बोलते हैं, जो एक जगह से हीट लाता है और दूसरी जगह हीट दे देता है। बात समझ रहे? इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, ऊष्मा परिवर्तक इसको आप कह सकते हैं। यह हीट एक्सचेंज करता है, ऊष्मा की अदला बदली करता है, यहां से ले लेके इसको दे के जाता है, फिर लेके आता है, फिर देता है, फिर लेके आता है और यहां हीट दे के चला जाता है वो। तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। कितने पॉइंट्स हमने बना लिए थे, 4। 5th पॉइंट आप मंदक का बना सकते हैं, 6th पॉइंट आप शीतलक का बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बस 5-6 पॉइंट इसके बन जाएंगे आपके, और अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं उसका। जब भी कोई हेडिंग डालें उसके आगे 2 लाइन्स, 1 लाइन, जितनी भी आपको लगता है कितना हम लिख लेंगे वो आप लिख लीजिए। समझ में नहीं आई बात आपको? आ गया समझ में? तो फिर से एक बार, ये स्टील की कोर है, स्टील की कोर के भीतर यूरेनियम की ये छड़ें रखी हुई हैं, इनके बीच बीच में कैडमियम की नियंत्रक छड़ें रखी हैं, ये जो पाइप्स लगे हैं ये सेफ्टी ट्यूब्स लगे हुए हैं। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, कूलेंट का काम 2 काम है, इसको ठंडा करना, दूसरा ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम करना, और दूसरा इससे हीट ले लेना। हीट लेके बाद ये, और ये इसमें यूज क्या होता है ये भी सारी चीजें आप याद रखें। हीट लेने के बाद ये एक हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर वहां से हीट लाएगा और यहां पर नॉर्मल वाटर को हीट देगा, उससे ये भाप बनेगा, भाप टरबाइन चलाएगी, टरबाइन से जनरेटर चलेगा, जनरेटर से बिजली बनेगी और वो बिजली आपको मिलेगी। आप बताएं ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? तो इसका नोट्स आप तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी इस पे? ओके, कुछ वाली मदद आप अपनी बुक से ले सकते हैं और इसके अच्छे से नोट्स आप सभी बना लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये। इसके बाद ये न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि आप समझ ही गए हैं आई होप आपको। इसके बाद इसमें जब न्यूक्लियर रिएक्टर ये चलाते हैं, बनाते हैं, अब ये इसमें हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं, इसमें हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और
कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो हमने यहाँ लिख के रखा हुआ है, देख लें, छोटा सा एक पॉइंट है। बेनिफिट्स, फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये हैं कि यूरेनियम की थोड़ी मात्रा से ही अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा, हमने लास्ट क्लासेस में एक क्लास में आपको ये करके दिखाया कि अगर आप 1 ग्राम यूरेनियम को वेस्ट करोगे, 1 ग्राम यूरेनियम को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो, 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियस को अगर आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो उससे इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको पावर प्लांट आप चला सकते हैं उससे। तो यूरेनियम की बहुत थोड़ी मात्रा से ही और बहुत ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? कोयले, डीजल, पेट्रोल का अच्छा प्रतिस्थापक है ये। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी फ्यूल है ये सब लिमिटेड है, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे वो पेट्रोल है या वो डीजल है, ये सारी चीजें, सारे के सारे फ्यूल लिमिटेड हैं। अगर इनको हम यूज करते रहेंगे तो यूज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारे फ्यूल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अगर ये सारे फ्यूल खत्म हो जाएंगे, उस समय हमारी एनर्जी का सोर्स कौन होगा? तो उस समय हमारी एनर्जी का सोर्स यूरेनियम होगा। और इसीलिए कंट्रीज में, हमारे देश में आप देखें, इंटरनेट में सर्च करके देखिए, एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी कि इंडिया में ये यूरेनियम के या ये जो नाभिकीय विखंडन के रिएक्टर के पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं। आप नेट में गूगल करके देखिए, आपको मिलेगा ये कि हमारे इंडिया में पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, वो सब आपको उसमें लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो आगे जब ये पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब खत्म हो जाएगा, उस समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग तो आज से ही करनी पड़ेगी ना। फ्यूचर की प्लानिंग आप करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं आप, तो उस पैसे का इस्तेमाल आज तो नहीं करते ना आप। उस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। तो ये हमारी फ्यूचर का प्लान है कि जब ये कोयला भी खत्म हो जाएगा, डीजल, पेट्रोल, सारे फ्यूल हमारे खत्म हो जाएंगे इस अर्थ में से, उस समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। लेकिन उसके पावर प्लांट तो हमको आज से ही लगाने पड़ेंगे। तो इंडिया में बहुत सारे पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। देखो, ये 2 इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन आप तो जानते हैं, दुनिया में अगर कुछ चीज का कोई फायदा है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसमें हमारे रिस्क भी बहुत हैं। रिस्क क्या? रिस्क है, पहला रिस्क है अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट। अगर इसे कंट्रोल नहीं हो पाया, कभी आप मशीन चलाई और कंट्रोल रॉड्स से कंट्रोल नहीं हुआ, सेफ्टी रॉड्स भी खराब हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाएगा। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किसको लीड करता है? ब्लास्ट को लीड करता है। तो ये ब्लास्ट होगा और रेडिएशन लीकेज होगा। ये जब ब्लास्ट होगा तो ये इसका खुद तो जाएगा ही, आसपास बहुत दूर दूर तक के सैकड़ों किलोमीटर्स तक लाइफ को अफेक्ट करेगा, सैकड़ों किलोमीटर तक की लाइफ को अफेक्ट करेगा। और यही रीजन है कि इसके सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा जाता है। ये तो हमने बना के दिखाया। अभी इसके चारों तरफ देखिए, ये कोर स्टील की और बड़ी मोटी दीवार बनी होती है स्टील की। इसके बाद भी इसके चारों तरफ एक रूम जैसे बना होता है, कमरा जैसे, उसको गुंबज कहते हैं, डोम बना होता है। और वो डोम की दीवार अभी मैंने बताई थी 1 मीटर मोटी कंक्रीट की, सीमेंट, गिट्टी, ये सब लगा करके 1 मीटर मोटी दीवार, और एक तरफ नहीं, चारों तरफ ऐसा, और उसकी छत पूरा इसको ढक दिया जाता है। सेफ्टी बहुत होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हुआ तो पहला हमारा रिस्क ये है, हो सकता है कभी ऐसा ना बन पाया, नहीं सेव कर पाए हम उसको, तो अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होगा तो जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों मीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर तक की लाइफ, सैकड़ों किलोमीटर तक का जीवन प्रभावित होगा। आपने सुना होगा इससे पहले जो मतलब नागासाकी वगैरह में एटम बम के वो हुए थे, परीक्षण हुए थे। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में जो परीक्षण हुए थे उसमें एटम बम ही फोड़े गए थे। और आज भी वहां पर आसपास जो जीवन है वो बहुत वहां पर डैमेजिंग हुई थी। आज भी वहां का जीवन बहुत अस्त व्यस्त है।
आज भी वहाँ ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ जो बच्चे आज भी न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर मिलता है, कोई अपंग मिलता है, किसी का कुछ खराब है, ये चीज़ें होती हैं। रेडिएशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो ये एक बड़ा रिस्क है हमारा, लेकिन रिस्क से ही लाइफ आगे बढ़ती है। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये हमको करना पड़ता है। हाँ, करेंगे हम, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई भी रखेंगे, सेफ्टी बड़ी अच्छी रखेंगे। दूसरा, ये हमारा रिस्क क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लीकेज जो रहता है। ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, हमको जो अर्थ से और मिलता है, अयस्क जो मिलता है अर्थ से हमको, वो अयस्क जब हम उसका, आप देखते थे शुरू में, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया कि हम जब उसको शुद्ध करते हैं, हम उसको जब साफ करते हैं, धो रहे होते हैं उसको, तो धोने से यूरेनियम का बहुत सारा उसका निकल जाता है, यूरेनियम उसमें चला जाता है। एक तो वहां से कि जब हम उसको और को अयस्क जो हमको मिलता है यूरेनियम का, उसको जब हम साफ कर रहे होते हैं तो बहुत सारा वो हमारा चला जाता है रेडिएशन उसका। जैसे किसी भी चीज को साफ करते हो, आप गेहूं ही साफ करते हो तो क्या गेहूं का एक भी पार्टिकल कचरे में नहीं जाता, बहुत चला जाता है। तो ऐसे यूरेनियम को जब हम साफ कर रहे होते हैं, उसका एनरिचमेंट कर रहे होते हैं, एनरिचमेंट एक प्रोसेस बताई गई थी, तो जब एनरिचमेंट आप कर रहे होते हैं तो उससे बहुत सारे यूरेनियम चला जाता है। और वो यूरेनियम कहाँ जाएगा, तो वो यूरेनियम पानी के जरिए हमने धोया उसको, नाली में चला गया। वो जहां भी जाएगा, वो वाटर बहकर नाले में जाएगा, नदी में जाएगा, जहां भी चला जाएगा, उसको जो भी छू लेगा, जो जानवर उसको पी लेगा पानी, उसके अंदर उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी होगी, और रेडियो एक्टिविटी होने से बॉडी डैमेज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये रिस्क इसका सबसे हैवी रिस्क है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लीकेज। इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, रिएक्शन हो गई, हमेशा एक ही क्षण तो काम नहीं करेंगे, ये खत्म हो जाएंगी, दूसरी लगानी पड़ेंगी। तो जैसे आप लकड़ी जलाते हो, उसकी ऐश बनती है, उसकी राख बनती है, तो राख को कहीं ना कहीं तो फेंकोगे, तो इसकी जो वेस्ट आता है, यूरेनियम का जो कचरा निकलता है, इसके बाद वो जो कचरा निकलेगा, उसकी जो ऐश निकलेगी, वो राख, वो ऐश, वो कचरा तो आप कहीं फेंकोगे, धुलोगे उसको, वो पानी से जाएगा, वो जिस नाले में, जिस नदी में, जिस नहर में चला जाएगा, उसको जो भी जानवर पिएगा, जो इंसान उसको टच करेगा, उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी, और रेडियो एक्टिविटी से उसकी बॉडी डैमेज होगी। तो ये सब बहुत हाई रिस्क होते हैं, इसलिए इन सब चीजों को ऐसा निकलने नहीं दिया जाता, वहीं का वहीं कहीं ना कहीं दफन करने का भी स्टोर बनाया जाता है, ताकि ये ऐसा कहीं भी चला जाए, नदी में चला जाए, नाले में चला जाए, और कोई उसको टच करे, उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का लीकेज। यूरेनियम का वेस्ट जो होता है, यूरेनियम वहां से खत्म हो गया, उसके बाद उसका जो कचरा निकलेगा वो यूरेनियम वेस्ट होता है, और वो कचरा स्टोर करना हमारे लिए काफी बड़ा रिस्क है। लेकिन देखो, इतने बड़े रिस्क होने के बावजूद भी हम यूज करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलेगी, और ये हमारे फ्यूचर का फ्यूल है, भविष्य का फ्यूल है। जब कोयला, डीजल, पेट्रोल सब खत्म हो जाएंगे, हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और फ्यूचर की तैयारी हमको आज से ही करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिस्क भी होता है इस पे। लेकिन उन सबका कोई ना कोई अरेंज करेंगे, उन सब की कोई ना कोई व्यवस्था होती है, और उन व्यवस्था करके उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हर चीज, इसमें जो भी बातें आई हैं उनको याद करना है आपको, कि क्या काम है उसका, और वो किस चीज का बना होता है, ये सारी बातें आपको तैयार करनी है। एंड आई होप कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हमने कर लिया। इसके बाद नाभिकीय विखंडन में ये आता था, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन क्या होता है। संलयन में भी बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब देखना ये है कि संलयन में जो एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते उसको, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।